Hello friends, good morning all of you. Welcome back to GS and GK Entertainment Classes. दोस्तों आज हम बात करेंगे मिशन यूपीपीएससी 2020। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसकी अंतिम तिथि भी निर्धारित है। तो दोस्तों आप सभी के पास एक बार फिर 2020 की यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के माध्यम से अधिकारी बनने का अवसर उपलब्ध हुआ है। तो दोस्तों मिशन यूपीपीएससी 2020 के तहत मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस एंटरटेनमेंट क्लासेस पर पुनः एक बार मिशन के तौर पर यूपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। आप मेरे द्वारा जारी की गई टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो करें। इसके लिए दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस एंटरटेनमेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पहली टेस्ट सीरीज आधुनिक भारत मिशन यूपीपीएससी 2020। दोस्तों आज की हमारी टेस्ट सीरीज का विषय है आधुनिक भारत। दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न विगत वर्षों में यूपीएससी और यूपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज प्रारंभ करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन यूरोप की यांत्रिक घड़ी दक्षिण भारत में लाई थी तथा यह कब लाई गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मराठों से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? दोस्तों कथन ए, मराठा आंदोलन ने शाहजी द्वारा उड़ीसा में एक वास्तविक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का आरंभ किया। कथन बी, पेशवा के पद पर बाजीराव 1720 में आरूढ़ हुआ। कथन सी, मराठों द्वारा राजस्थान दोआब के कुछ भाग एवं पंजाब पर आधिपत्य का प्रयत्न 1741 में किया गया। कथन डी, मराठा आंदोलन मराठा सरदारों के नेतृत्व में होने वाला एक आंदोलन था। तो दोस्तों इसका सही कथन है कथन ए। दोस्तों अगला प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, एक्ट ने सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकार में बढ़ोतरी की। कथन दो, एक्ट द्वारा पृथक बजट मदों पर मतदान की अनुमति दी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कथन एक केवल सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्रदान किया क्योंकि मद्रास शासन ने उनकी फ्रांसीसियों व मराठों के विरुद्ध सहायता करने की सहमति दे दी थी। कथन दो, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अधिकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक बना। अगला प्रश्न है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण। टीपू सुल्तान द्वारा पश्चिमी तट पर अपना नियंत्रण मजबूत करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के साथ सेरिंगपट्टम की संधि की? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों अगला प्रश्न है मराठा युद्धों के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संधि सबसे अंत में संपादित हुई? तो दोस्तों आंग्ल मराठा युद्धों के दौरान अंत में संपादित होने वाली संधि ऑप्शन बी है, होलकर के साथ मंदसौर की संधि। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों कथन ए,
1793 के चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल को मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में भी उसी प्रकार के प्रयोग में सक्षम बनाया जो वह बंगाल पर प्रयुक्त करता था। ऑप्शन बी, 1813 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिग्रहित क्षेत्रों पर सम्राट की निसंदेह प्रभुसत्ता स्थापित कर दी। ऑप्शन सी, 1833 के चार्टर एक्ट ने अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों से कानून बनाने के समस्त अधिकार वापस ले लिए। कथन डी, 1853 के चार्टर एक्ट ने प्रादेशिक स्तर के काउंसलरों की नियुक्ति में सम्राट की अनुमति को अनावश्यक बना दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, काउंसिल के सदस्यों की सदस्यता अवधि गवर्नर जनरल के प्रसाद पर्यंत निर्धारित थी। कथन बी, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को निर्णायक मत देने की शक्ति प्राप्त थी। कथन तीन, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को नागरिक व सैन्य शक्तियाँ दी गई थीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कथन 2 और कथन 3 सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान के एक आधारभूत ढांचे की अनुशंसा की। कथन बी, कैबिनेट मिशन ने संविधान की रचना करने वाले समूह के लिए कार्यप्रणाली तैयार की। तो दोस्तों कथन फर्स्ट एवं कथन सेकंड दोनों सही हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना तब उसने कोषागार को कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया। कथन 2, 1780 में नमक का उत्पादन सरकार ने सीधे अपने हाथों में ले लिया। कथन 3, भू राजस्व का 10 वर्षीय बंदोबस्त 1790 में स्थायी घोषित कर दिया। तो दोस्तों इनमें कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हैं, तीसरा कथन गलत है। दोस्तों अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ। तो दोस्तों द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफिक लाइन का बिछाया जाना भी लॉर्ड डलहौजी के काल की ही घटना है और बम्बई से थाने तक रेलवे का खोला जाना भी इन्हीं के काल की घटना है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के काल की घटना नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में कंपनी सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। तो दोस्तों भू राजस्व, नमक और अफीम व्यापार का एक अधिकार, साइट, सीमा शुल्क, पथकर और उत्पादन शुल्क इत्यादि भू राजस्व के भाग। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांडीवास का युद्ध। दोस्तों अगला प्रश्न है, मराठा शासन के प्रारंभिक दशकों में भू राजस्व माप की सर्वाधिक लोकप्रिय इकाई क्या रही। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काठी। दोस्तों अगला प्रश्न है, मराठा राज्य संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कन्नूर। दोस्तों अगला प्रश्न है, मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया को प्रदत्त जमींदारी में निम्नलिखित जिलों में से कौन एक सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एक आधिपत्य एवं चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1833 के चार्टर एक्ट। दोस्तों अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के अवसान का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन को होने वाले निर्यात की प्रशुल्क दर का ऊंचा होना। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन एक सही है। कथन 1,
कॉर्नवालिस द्वारा सन 1793 ईस्वी में परिभाषित बंगाल के स्थायी बंदोबस्त ने अभिजात्य जमींदारों के एक वर्ग को जमीन में स्वामित्व अधिकार प्रदान किए। कथन बी, स्थायी बंदोबस्त कार्यवाही से जमींदारों की स्थिति कमजोर हो गई। कथन सी, टॉमस मोनरो ने बंदोबस्त की एक व्यवस्था का विकास किया जिसके अंतर्गत सरकार भूस्वामी काश्तकारों के साथ सीधे कोई समव्यवहार नहीं करती थी। दोस्तों डी कथन है, भूमि नीति एवं बंदोबस्तों से भूमि पर नियंत्रण तथा भूमि कर्षण से जुड़े वर्गों के मध्य संबंधों में रचनात्मक सुधार नहीं हुए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 उद्योग जो कि भारत में अंग्रेजी शासन की अवधि में विकसित हुए थे, सही कथन इनका क्या है? तो दोस्तों इसका सही कथन है ऑप्शन बी। दोस्तों सबसे पहले वस्त्र उद्योग आया, उसके बाद जूट उद्योग आया, इसके बाद लौह इस्पात उद्योग आया, फिर चीनी उद्योग आया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने हेतु 1717 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान देने वाला मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान देने वाला मुगल बादशाह फर्रुखसियर था। दोस्तों अगला प्रश्न है, सदर निजामत अदालत को वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुर्शिदाबाद में। दोस्तों अगला प्रश्न है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो इजरदार कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रैयतों से सीधे राजस्व एकत्रित करता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुर्शिद कुली खां। दोस्तों अगला प्रश्न है, मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सन 1863 में मोहम्मद लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कलकत्ता में। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक वर्गों में से किसने सर्वप्रथम सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने सूरत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला द्वारा सन 1756 में अपने अधिकार में करने के बाद निम्नलिखित में से किस एक नगर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया गया था? दोस्तों कलकत्ता नगर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिंडीगुल। दोस्तों अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुनकर चकिया। दोस्तों अगला प्रश्न है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने से किससे उसके संबंध बिगड़ गए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, मीर कासिम।
इलाहाबाद की संधि किन ने निष्पादित की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर एवं राजा बलवंत सिंह। ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, नजमुद्दौला एवं शुजाउद्दौला। ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला एवं मीर कासिम। ऑप्शन डी शाह आलम, मीर जाफर एवं शुजाउद्दौला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय नमूने पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैसूर। दोस्तों अगला प्रश्न है, मंगलौर, परम्बकम एवं पोर्टोनोवो स्थानों पर निम्नांकित में से किस युद्ध के दौरान प्रमुख लड़ाइयाँ हुई थीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बॉम्बे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आसला स्लेज की संधि 1749। दोस्तों अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में भारत और क्यूबा के बीच के व्यापार पर प्रभुत्व था। दोस्तों किसका प्रभुत्व था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डचों का प्रभुत्व था। दोस्तों अगला प्रश्न है, बंगाल में मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप वहाँ का वार्षिक राजस्व लगभग कितना था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1.5 लाख रुपए मात्र। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाहजहां द्वितीय को वापस कर दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कड़ा इलाहाबाद। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन हिंदू पद पादशाही शब्द को सही प्रकार परिभाषित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के संघर्ष में किसने सत्ता हड़प ली थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खड़क सिंह। अगला प्रश्न है, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है, मुगल सम्राट और अवध के नवाब के साथ मीर कासिम का गठजोड़। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। तीसरा, मीर कासिम का फ्रांसीसियों के साथ षड्यंत्र। और चौथा, मीर जाफर का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ षड्यंत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। अंग्रेजों द्वारा दिए गए अधिकारों का उन्होंने दुरुपयोग किया। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों का समाप्त किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समस्त व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। दोस्तों अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिंडीगुल में। दोस्तों अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, मराठा की वह महिला सरदार कौन थी जिसने राजा राम की मृत्यु के बाद ईस्वी सन 1700 के बाद भी मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ताराबाई। दोस्तों अगला प्रश्न है, जिस मराठे ने 1719 में फर्रुखसिंह का तख्ता उलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी, वह कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बालाजी विश्वनाथ। दोस्तों अगला प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही कालक्रम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खान और अली वर्दी खान। दोस्तों अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1773 के नॉर्थ रेगुलेटर एक्ट के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। दोस्तों इनमें से जो भरतपुर से संबंधित हैं उन व्यक्तियों के नाम चुनना है।
तो दोस्तों एक सूरजमल और एक बदन सिंह, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि भरतपुर से जुड़े हैं, तो इसका आंसर सही है डी। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। दोस्तों घटनाओं का क्रम यहाँ निर्धारित करना है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट और कॉर्नवालिस कोड आया। दोस्तों अगला प्रश्न है, घसीटी बेगम, शौकत जंग, राजवल्लभ और यार लतीफ़ खान जानी दुश्मन थे, किसके? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला के। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शक्ति गुटों में से कौन से एक में ब्रिटिश विरोधी मोर्चा 1780 था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,